नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आज बात करेंगे महाराष्ट्र में राजनीति की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को उनके लोगों ने ठोकर मारी है और इसलिए क्योंकि उनके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव लड़ा था तो एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगा था। मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा इतनी तेज थी कि उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ के कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया। शिव सैनिकों का कहना है कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे लगातार कांग्रेस की खिलाफत करते रहे और उन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाया, उसी हिंदुत्व से शिवसेना ने समझौता कर दिया। समझौता ही नहीं किया बल्कि अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे ने वो सारी चीजें की जो महाभारत में कभी धृतराष्ट्र ने किया था। अब बात एकनाथ शिंदे की हो रही है। एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी का समापन हो जाएगा और बाला साहब के सपनों को अगर साकार करना है तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे का गठन करना पड़ेगा। अब भाई बहुत मुश्किल की घड़ी है, कम से कम वहां पे एमबीए के लिए उद्धव ठाकरे जो कि अब मातोश्री में जाकर ठहरे हैं, उन्होंने कहा है कि जो बागी होंगे उनको हम पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उनके साथ संख्या बल ज्यादा है तो डेमोक्रेसी में आप उनको कैसे निकाल सकते हैं? और अगर आप निकाल भी देंगे, उनकी सदस्यता समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके आगे अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वहाँ पे राइट है वो एक्सरसाइज करेंगे और वहाँ के गवर्नर को फैसला लेने का अधिकार है। जो वहाँ पे एसआर मुंबई का मामला है वो कहता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहाँ पे सरकार अल्पमत में आ जाए तो इसका फैसला न तो सड़क पे होगा न राजभवन में होगा, इसका फैसला सदन के अंदर होगा। अब जो बागी गुट है वो ये कह रहा है कि उनको भरोसा नहीं है डिप्टी स्पीकर पे, क्योंकि डिप्टी स्पीकर वही कर रहे हैं जो शिवसेना के प्रमुख उनको कह रहे हैं, जो अब प्रमुख नहीं रहे। शिंदे का दावा है कि प्रमुख अब मैं हूं, क्योंकि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक, सांसद सब उनके साथ रैली कर रहे हैं और उनकी एक मांग है कि आप एमबीए से बाहर आइए, हम शिवसेना में आने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाइए, हम आपकी सारी बात मानने को तैयार हैं। लेकिन जो कल कार्यकारिणी की बैठक हुई, कार्यकारिणी की बैठक में शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के शिवसैनिक ने कहा कि हम किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं कर सकते। शरद पवार जो कि वहां के एक मंजे हुए खिलाड़ी है, वो बहुत ही शांति से सब कुछ देख रहे हैं। उनके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर सरकार रहती है तो वो सरकार में है, अगर सरकार चली जाती है तो उनके साथ अनंत संभावनाएं हैं। हो सकता है कि भाजपा के साथ मिलकर वो गठबंधन कर ले और उनकी फिर से सरकार बन जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा करने वाले लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। हम आपको कुछ नाम बताते हैं। मायावती ने इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना के स्थानांतरित करने से मना कर दिया था। उनकी सरकार चली, दोबारा चुन के आई, मुख्यमंत्री भी रही, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि कोई नाम लेवा नहीं है। और मायावती के बाद उनकी पार्टी का क्या होगा ये जनता बताएगी और आप खुद समझदार हैं। इसी तरह की दुर्घटना जो है वो कर्नाटका में हुई, जहां पर कुमार स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद जब स्थानांतरण की बात आई तो वो भी तैयार नहीं हुए और जिसका नतीजा हुआ कि उनकी सरकार चली गई। कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने कुछ दिनों तक सरकार चलाया। आज वो विपक्ष में बैठे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने क्या किया, कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, फिर अलग चले गए, फिर वो राजद के साथ गए, राजद ने फिर उनको दुत्कार दिया, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और अब वो रिड्यूस होकर तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। कभी जयललिता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, उन्होंने भी केंद्र में इनकी सरकार गिरवा दी। वो 2 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन आज एआईडीएमके का तमिलनाडु में क्या हाल है हम बखूबी जानते हैं। इसी तरह की बात अगर हम करें तो किसी जमाने में प्रफुल्ल कुमार महंता ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ यही सब कुछ करने की कोशिश की थी। प्रफुल्ल कुमार महंता का हाल क्या हुआ सबको मालूम है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, कोई किसी का सगा नहीं है। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं जिसको एक दूसरे ने ठगा नहीं। अब बात आती है सबसे बड़ा चेहरा
जो कहते थे कि यूपीए की सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, एनडीए की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का इतना ज़्यादा उनको महत्वाकांक्षा हावी हो गया उनके ऊपर कि चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से अपने आप को अलग करके एक बार आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बना ली, मुख्यमंत्री भी रहे। नतीजा क्या हुआ कि वहाँ पे अब वाईएसआर की सरकार बन गई। अब वो विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं है, कभी बाहर रोते हैं सड़क पे बैठ के, कभी अंदर रोते हैं। उसके बाद सबसे जो जीता जागता उदाहरण है कि जब गठबंधन के साथ अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, वो है पंजाब के प्रकाश सिंह बादल जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के उन्होंने लंबे समय तक सरकार चलाया, लेकिन किसानों के मुद्दे पे उनकी पार्टी अलग हो गई। आज वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। प्रकाश सिंह बादल, सुखदेव ढींडसा, उनके पुत्र वधू कहाँ है किसी को पता नहीं है। वहाँ पे मान का सम्मान हो रहा है। दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो निश्चित तौर पे अध्ययन करने के लिए काफ़ी है और उसकी चर्चा की जानी चाहिए, निश्चित तौर पे चर्चा की जानी चाहिए। एक ममता बनर्जी की जो फाइटिंग स्पिरिट थी, उसने एक बार यह दिखा दिया कि अगर आप में हौसला बुलंद हो तो आप किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से अलग होकर भी अपनी सरकार चला सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना नाता तोड़ा, तृणमूल कांग्रेस बनाया, फिर एनडीए में वाजपेयी जी के साथ वो सरकार में थे, वाजपेयी जी से नाता तोड़ा। आज आंख में आंख डाल के जो पिछला 2 बार चुनाव लड़ा और जिस तरीके से वो जीती, उन्होंने बता दिया कि शी इज अ लेडी विद गट्स और वो अपनी सरकार चला रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा नायक है वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक भी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, एनडीए के साथ भी नहीं है, लेकिन वो एनडीए से अलग भी नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत है गैर एनडीए मुख्यमंत्रियों में तो नवीन पटनायक की। न तो उनका कोई काम रुकता है, न कभी वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, न कभी कांग्रेस का समर्थन करते हैं। नैतिकता के आधार पे, अपनी समझबूझ के आधार पे जहाँ पे जरूरत होती है वो समर्थन करते हैं, जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे वो विरोध करते हैं। उनकी सरकार ठीक चल रही है और जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति अपने प्रदेश से बनवाया द्रौपदी मुर्मू को, वो एक ऐतिहासिक हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी द्रौपदी मुर्मू को बनाना चाहती थी, लेकिन नवीन पटनायक की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण रही। तो नवीन पटनायक नहीं है, उनको अगर नायक कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम फिर चलते हैं महाराष्ट्र। कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर है। कांग्रेस में वो अब दमखम नहीं है कि मोदी और नरेंद्र भाई का सामना राष्ट्रीय स्तर पर कर सके। ना तो उनके पास जनमानस है, ना उनके पास नेतृत्व है, ना उनके पास विजन है और ना उनके पास अब फाइटिंग स्पिरिट है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर वो मजबूती के साथ शिवसेना के साथ खड़ी होती, अगर उनके साथ रह के बीच बचाव करके अगर एकनाथ शिंदे को कुछ समझाने बुझाने में कोशिश करती, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे नाना पटोले ने दूसरी पोटली खोली हुई है। कभी कहते हैं कि हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, कभी कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो वहाँ पे नेतृत्व विहीनता की स्थिति है। अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा। ये तो तय है कि अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? गडकरी जी बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, या एकनाथ शिंदे बनेंगे, या कोई चौथा व्यक्ति आएगा? राजनीति का खेल है, किसकी किस्मत बलवती है ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो संविधान का रूल डिजाइंड है उसमें एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है उसमें यह कहा गया है कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी इसका फैसला फ्लोर पे होगा। लेकिन फ्लोर पे ये तय करने के लिए कि किसकी सरकार रहेगी और किसकी सरकार नहीं रहेगी, उसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप निष्पक्षता के साथ, आपका मतलब जो उस सदन का मालिक है, उस सदन का मालिक मुख्यमंत्री नहीं स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होता है, वो कितना निष्पक्ष है। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना बाला साहब गुट ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये कहा कि सबसे पहले डिप्टी स्पीकर को हटाया जाए, उसके बाद आगे की बात होगी, उससे तो ये हो गया कि ये युद्ध काफी दूर तक चलने वाला है। शिवसेना के लोग कहते हैं कि हम उनको सस्पेंड कर देंगे, उनकी सदस्यता समाप्त कर देंगे। शिवसेना बाला साहब जो शिंदे अभी लीड कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम बाकी नेताओं को सस्पेंड कर देंगे, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, हमारी पार्टी असली पार्टी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि शरद पवार क्या करेंगे। लेकिन शरद पवार के साथ भी बहुत लिमिटेड ऑप्शन है।
अगर उनके साथ संख्या बल ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? या तो विपक्ष में बैठ जाइए, या फिर जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अब बात रही कि बागी जो 13 या 16 विधायक हैं उनका क्या होगा। वो अब सरकार के साथ नहीं, वो निश्चित तौर पे चाहते हैं कि वहाँ पे सरकार चले, क्योंकि अभी 2.5 साल का समय है, बीएमसी का चुनाव है, तो हर आदमी अपनी दावेदारी, अपनी उम्मीदवारी को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि राजनीति में अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो ये सब आपको करना पड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये हठधर्मी कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप पार्टी में वापस आ जाइए फिर हम आपसे बात करेंगे। संजय राउत का ये कहना कि जो बागी हैं उनके खिलाफ अगर शिव सैनिक कोई दंगा भड़काते हैं, कोई मारपीट करते हैं, कोई अशांति होती है तो उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी। बागी गुट का एक सांसद कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए नहीं है। भाई ये हो क्या रहा है? अगर आपको मुख्यमंत्री ही रहना है तो नियम कायदे कानून से मुख्यमंत्री बनिए, चाहे वो शिंदे बनेंगे, चाहे वो ठाकरे बने, चाहे कोई XYZ बने, लेकिन आप कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकते। और जहां तक बात रही महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की, तो वहां पे अशांति एक सामान्य बात है। पहले शिव सैनिक पिच खोदते थे, उसके बाद मनसे के लोग भैया जी मतलब यूपी बिहार के लोग, उनको कहते थे कि यहाँ से भाग जाइए नहीं तो हम आपको भगा देंगे। उसके बाद ये शिव सैनिक हैं, वो अपने ही सांसदों के घर पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो क्या राजनीति में मुख्यमंत्री का पद इतनी कीमती है कि उसके लिए आप मानवता को भूल जाएंगे? और अगर आप मानवता को नहीं भूलेंगे तो हो क्या रहा है? आप कानून से सरकार चलाइए। सरकार अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा अगर नहीं दे पा रहे हैं तो जाके सरकार से, वहाँ पे जो सरकार का मुखिया है उससे मांग कीजिए कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, कम से कम आपको 14 दिन का समय मिलेगा। लेकिन जिस तरह की महाराष्ट्र में स्थिति है उससे 3 बात साफ है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शांत है, वो बैठकर तमाशा देख रही है। कांग्रेस दिशा विहीन है, वो ये नहीं समझ पा रही है कि वो शिवसेना को साथ दे तो मजबूती से साथ दे या न साथ दे। और चौथी स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन तीसरी स्थिति जो सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण है, वो शिव सैनिक सड़क पे, या तो बाला साहब ठाकरे के लोग सड़क पे हैं, या उद्धव ठाकरे के लोग सड़क पे हैं, या शिंदे के लोग सड़क पे हैं। लेकिन सड़क पे राजनीति नहीं होती। सड़क पे राजनीति की बुनियाद तय की जाती है, लेकिन सरकार चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आपको विधानसभा के पटल पे एक कानून को फॉलो करना पड़ेगा। खबर आ रही है, खबर भी नहीं है, सच्चाई है कि उद्धव ठाकरे भी कोविड से पीड़ित हैं, वहाँ के गवर्नर भी कोविड से पीड़ित हैं, तो अभी इसमें समय लग सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रदेश नेतृत्व विहीन है तो इस इकोनॉमी का, GDP का नुकसान कौन झेलेगा? कोरोना अलग मुंह बाए हुए है। महाराष्ट्र कोरोना का एपिसेंटर रहा है। देश में 91,000 लोग फिर से कोरोना से पीड़ित होने लगे हैं। आज 91,000 है, हो सकता है कि कल परसों में लाख से ऊपर चले जाए। ऐसी स्थिति में क्या विकल्प राष्ट्रपति शासन लगाने का बचता है? राष्ट्रपति शासन लगाने का विकल्प बचता है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का कानून ये कहता है कि जब तक विधायक ये तय नहीं कर लेते कि यहाँ पे सरकार नहीं बन सकती, आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। वैसे में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उद्धव ठाकरे जो कल तक ये दहाड़ रहे थे कि शिव सैनिकों में दम है कि भारतीय जनता पार्टी को पतंग की तरह उड़ा दे, उनकी पार्टी खुद ही एक कटी हुई पतंग हो गई। अब कटी हुई पतंग की 2 खासियत होती है कि न जाने जाके कहाँ पे गिरेगी, और उसके बारे में ये भी कहते हैं कि न जाने ऊंचाई पे जाके कहाँ तक रुकेगी। फिलहाल तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक कटी पतंग आसमान में है, जिसको लपकने की कोशिश एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं।